आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी तक क्लास 11 में पॉलिटिकल साइंस का ना तो मॉडल सेट जारी हुआ है और ना ही नवंबर दिसंबर वाला सिलेबस जारी हुआ है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर 1 यानी कि मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं। और देखिए ये जो मॉडल पेपर है ना आपका पॉलिटिकल साइंस का, ये ऑफिशियल नहीं है, मतलब जैक की ओर से जारी नहीं हुआ है, बल्कि मेरे पास एक बुक है जिसमें बहुत सारे मॉडल पेपर दिए हुए हैं, जो कि 2022 का ही बुक है। ठीक है, बहुत सारे मॉडल पेपर है। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल देखेंगे ना तो एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जिस प्रकार से एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है उसी प्रकार से दिया गया है। यहां पर कुल मिलाकर आपका 40 क्वेश्चन है, जो कि आपका 40 नंबर का है। ठीक है, ये बात तो हो गया। और देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये जो मॉडल पेपर है ऑफिशियल नहीं है, इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन पे अनाप शनाप कमेंट ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बोलिए कि सर आप इस सेशन को कंटिन्यू रखिए, आपके पास जितना मॉडल पेपर है आप हर एक मॉडल पेपर का सोल्यूशन करवा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो कोई इशू नहीं, आप बोल सकते हैं कि सर ये सब आप छोड़ दीजिए। आप क्या करिए, जितना भी चैप्टर्स है हर एक चैप्टर का आप एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा दीजिए। दो बात है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बोलिए कि सर ये जो सेशन ये चलता रहना चाहिए, जितना भी मॉडल पेपर है आपके पास हर एक का सॉल्यूशन करवा दीजिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा नहीं लगता है, अगर लगता है कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, आप मतलब जो सो आप पढ़ाने स्टार्ट कर दिए, अभी तक जारी नहीं हुआ है तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, अगर इस तरह का बात है ना तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि सर आप एक काम करिए, चैप्टर वाइज आप हमें एमसीक्यू बता दीजिए। देखिए मेरा जो टारगेट है, मैं आपको एकदम सही सही बोलता हूं, और ये जो चीज़ है ना मैं व्यूज के लिए नहीं कर रहा हूं। देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो व्यूज के लिए जो शो कर देते हैं, लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ को पहले ही बता देता हूं, ये मैं व्यूज के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि अभी मॉडल पेपर जारी नहीं हुआ है तब तक के लिए मैं ये काम कर रहा हूं कि आप लोग देख लीजिए कि कैसा मॉडल पेपर होता है पॉलिटिकल साइंस का। यहाँ पर 40 क्वेश्चन है। और देखिए मेरे मन में दो चीज़ है, मेरे मन में क्या है कि अभी इस बुक में, मेरे पास ये जो बुक है इसमें जितना भी मॉडल पेपर है ना पॉलिटिकल साइंस का, हर एक मॉडल पेपर का मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूं। फिर जो भी होंगे चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी होंगे 30 40 50 जो भी होंगे, हर एक चैप्टर का मैं आपको करवा दूंगा। जो अभी आपका एक सिलेबस तो निकला था ना कि जो आपका 75% जो आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उसका जो सिलेबस निकला था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं होगा। तो जैसे भी होगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आज का तो सेशन कंप्लीट होने वाला है, कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका 40 नंबर का होने वाला है। तो देखिए आपके पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार देख तो लीजिए, आपको मजा आएगा। क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। ठीक है, आप सभी को पता होगा, अगर आप संविधान वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको बताना है कि वह कौन सा दल था जिन्होंने संविधान सभा का जो बैठक हुआ था उसका बहिष्कार किया था। तो वो था हमारा मुस्लिम लीग। देखिए मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि मतलब उन लोगों का मकसद क्या था कि हम लोगों को एक अलग पाकिस्तान बना कर दो, मतलब हम लोग ना इन लोग के साथ नहीं रहेंगे, बल्कि हमारा एक अलग सा संविधान होना चाहिए, हमको एक अलग सा देश मतलब मिलना चाहिए, बस यही उन लोगों का मांग था। तो क्या हुआ था, जो संविधान सभा का जो बैठक हुआ था उसका जो बहिष्कार क्या था, किन्होंने किया था, तो मुस्लिम लीग ने किया था। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए बिल्कुल अगर आप यकीन नहीं करिएगा, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, एकदम 100% ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस बात यही है कि ये आपका ऑफिशियल नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन जो होता है ना आपका अंग्रेजी से भी होता है और हिंदी से भी होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों से होता है, जो कि बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाली बात है। क्या अगला क्वेश्चन देखिए कि किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। देखिए उद्देश्य जो प्रस्ताव था आपका, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, आपको पता होना चाहिए किन्होंने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था, तो 13 दिसंबर 1946। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, यही आगे चलकर उद्देशिका बना, यानी कि प्रस्तावना बना, याद होगा आपको। तो यहां पर देखिए पहला बात, उद्देश्य प्रस्ताव किन्होंने मतलब पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को किया था। सर बहुत अच्छा चीज आपको सीखने को मिल रहा है। और देखिए बिल्कुल ऐसे ही हुआ ऐसे ही क्वेश्चन होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। बात समझ में आ रहा है कि न्यायालय का एक मतलब महत्वपूर्ण निर्णय हुआ था, मतलब किस निर्णय में कहा गया था कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में किसी भी प्रकार का कोई कटौती नहीं होगा। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केशवानंद भारती केस 1973। ठीक है, देखिए 2 बात समझ में आ रहा है। पहला बात क्या है कि केशवानंद भारती केस के अकॉर्डिंग बोला गया है कि जो मौलिक अधिकार है उसमें किसी भी प्रकार का कोई कटौती नहीं होगा। सेकंड बात क्या समझ में आ रहा है कि केशवानंद भारती केस कब हुआ था, तो 1973 को हुआ था। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा सर, आगे बढ़िए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पर कि भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। यही सब तो क्वेश्चन ही बनता है, मौलिक अधिकार का क्वेश्चन है कि कौन सा अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, किस अधिकार को मौलिक अधिकार हम लोग नहीं बोलते हैं, जिसको हटा दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार आपका ये जो है ना, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि इसको हटा दिया गया है, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार जो है ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। और यहाँ पर आपका स्वतंत्रता का अधिकार ये भी आपका मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी आपका मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन ये जो संपत्ति का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। देखिए आपको बताने के, देखिए हमारा जो संविधान है इसमें जो भाग होते हैं तो बोला जा रहा है कि किस भाग में चुनाव आयोग का जो व्यवस्था होगा किस भाग में बताया गया है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 15। जो 15वां भाग है ना, जो 15वां भाग है आपका, 15वां भाग में क्या किया गया है, चुनाव आयोग का जो व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए कि मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए आप सभी देखे होंगे, जो भी मतलब वोट देते हैं, जो मतदाता होते हैं, उनका एक वोटर कार्ड होता है, जिसमें उसमें क्या होता है, चेहरा भी होता है, एक तस्वीर होता है, फोटो होता है। और ये किस साल से यानी कि किस बारी से इसे कंपलसरी कर दिया गया है कि आपका होना ही चाहिए, तभी आप मतलब आप तभी वैलिड है मतलब मतदान करने के लिए। तो यहाँ पर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1993 से इस चीज को कंपलसरी कर दिया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए शायद आपको मजा आ रहा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा, ऐसा बात नहीं है। ऑफिशियल नहीं हुआ तो क्या हुआ, अनऑफिशियल तो है, लेकिन सीखने को तो आपको मिल रहा है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को किसने उचित माना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जे.एस. मिल ने। किसने, तो जे.एस. मिल ने इस बात को बोला है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है। राज्य का जो शासन होता है उसमें केंद्र का जो प्रतिनिधि होता है कौन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्यपाल, गवर्नर होते हैं। ठीक है, राज्यपाल होते हैं। 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कि कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 एंग्लो इंडियन होनी चाहिए। देखिए आपको पता होना चाहिए कि एंग्लो इंडियन किसे कहा जाता है, ये सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और जब मैं आपको चैप्टर वाइज हर एक चीज़ को कराऊंगा उस टाइम में आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है कि लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है। देखिए लोकसभा जो हमारा है ना, लोकसभा एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, आप सभी को पता होगा। तो ये जो हमारा लोकसभा है, लोकसभा में जो बहुमत वाले जो दल होते हैं उसका नेता कौन होता है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर होगा। और अभी हमारा प्रधानमंत्री कौन आप सभी को पता होगा, कौन है, आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, नरेंद्र मोदी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से देख पाएं। ठीक है, और थोड़ा जूम कर देता हूं। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा। देखिए कोई मंत्री या मान के चलो सांसद नहीं है या फिर विधायक नहीं है तो उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 माह यानी कि 6 मंथ्स इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या है आपका कि राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है। देखिए राज्यसभा जो होगा ना, जो धन विधेयक पास करेगा, ठीक है, यानी कि जो मनी बिल पास करेगा, इसके लिए उन्हें कितना टाइम दिया जाता है, इतना मतलब कितना समय दिया गया है। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 14 दिन यानी कि 14 डेज इनको टाइम दिया जाता है, 14 दिन का समय दिया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि अच्छा क्वेश्चन हो सकता है क्या है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 500 सदस्य हो सकते हैं। 13 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है
कि इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है। देखिए भारतीय संसद जो होता है, भारतीय संसद का जो पार्ट नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा आपका पार्ट नहीं है। तो ये जो प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, ये भारतीय संसद का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, बात क्लियर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, नेता मंत्री जो होते हैं ना, ये दल बदलू होते हैं। दल बदलू मैंने क्या, आप देखिएगा ये आज इस पार्टी में है, इस दल में है, तो कल कोई दूसरे पार्टी दूसरे दल में होंगे। ठीक है, मतलब इन लोगों एक्चुअल में देखिए अभी क्या हो गया कि पॉलिटिक्स को एक व्यापार बना के रख दिया है, धंधा बन चुका है ये चीज़। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मान के चलिए कि कोई भी एक पार्टी में है, वह दूसरे पार्टी में शिफ्ट हो जाता है, तो हम लोग उसको दल बदलू बोलते हैं। तो कितना पार्टी होना, मतलब कितना वहां पर होना चाहिए, जो पार्टी का कितना सदस्य होना चाहिए, कि अगर ये इस पार्टी को छोड़कर वो दूसरे पार्टी में चल जाता है तो उसको हम लोग दल बदलू नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2/3 सदस्य। देखिए 2/3, 2/3 सदस्य अगर चल जाता है ना, तब उसको हम लोग दल बदलू नहीं बोलेंगे। क्लियर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है। जो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं, उनका जो छुट्टी होता है, अवकाश आयु को बढ़ाने का जो अधिकार है किसे दिया गया है। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसद को दिया गया है। किसे दिया गया है, संसद को दिया गया है। देखिए चैप्टर वाइज भी एमसीक्यू बहुत ही जल्द आने वाला है, केवल आप लोग थोड़ा सा प्यार बरसाएं। ठीक है, एक्चुअली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को कहिए, और बेल का जो आइकन है, मतलब घंटा जिसको बोलते हैं, उसको भी प्रेस कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है। देखिए जो अवकाश आयु है ना, मतलब जो हमारा हाई कोर्ट, देखिए यहाँ पर उच्च न्यायालय का बात हो रहा है, बात को समझिए। अभी हमने जो पढ़ा वो सुप्रीम कोर्ट का बात हो रहा था, जबकि यहाँ पर उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का बात हो रहा है। तो हाई कोर्ट का जो जज होता है, उनका जो अवकाश होता है ना, उनका जो अवकाश होता है कि यानी कि एक्चुअल में कहा जाए रिटायरमेंट जो होता है, आप बोल सकते हैं कि एज ऑफ रिटायरमेंट, देखिए लिखा हुआ भी है। तो अवकाश आयु जो होगा यानी कि कब रिटायरमेंट लेगा, वो जो एज होता है क्या है। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 62 वर्ष, यानी कि 62 ईयर्स हो जाएगा इसका सही आंसर। 17 का क्या हो जाएगा सर, 17 का आपका हो जाएगा, 17 का हो जाएगा आपका बी। 17 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। देखिए जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो जज होते हैं, जज को कौन सिलेक्ट करता है, कौन इसका चुनाव करता है, कौन इसको नियुक्ति करता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट करते हैं। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए कि वर्तमान में अभी राष्ट्रपति कौन है हम लोग का देश का। ठीक है, वर्तमान में अभी हम लोगों के देश का राष्ट्रपति कौन है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है यहाँ पर कि भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है। आप सभी को पता होगा, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। तो जो चुनाव आयोग है ना, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है हमारा, चुनाव आयोग जो है, उसे किस सूची में रखा गया है आपको बताना है। देखिए 19 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ना सर, 19 का हो जाएगा ए, यानी कि संघ सूची, यानी कि यूनियन लिस्ट में रखा गया है। किस में रखा गया है, यूनियन लिस्ट में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है। देखिए अच्छी बात है, यहाँ पर अनुसूची का बात हो रहा है। संविधान में हमारा अनुसूची भी होता है और भाग भी होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का जो वितरण होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किस अनुसूची में रखा गया है। तो 20 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7वीं सूची, यानी कि 7th शेड्यूल में रखा गया है सर। ठीक है, तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी कुल मिलाकर और 20 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है यहाँ पर कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था होगी। कैसी होगी, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर 4 स्तरीय। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्विस्तरीय होगा, यानी कि 2 टायर्ड होगा। ठीक है, मतलब 2 फेज में होगा, यानी कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं द्विस्तरीय होगा सर। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो पंचायती राज चल रहा है ना, जिसमें हमारा मुखिया हो रहा है, वार्ड मेंबर हो रहा है, पंचायत समिति हो रहा है, तो ये जो आपका बात है ना पंचायती राज, ये जो है ये किस राज्य में सर्वप्रथम इसका स्थापना हुआ था सर। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था।
क्वेश्चन अब देख सकते हैं, क्वेश्चन में दम है सर, क्वेश्चन में दम है, बहुत दम है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपके पास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? गांधीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, उदारवाद या फिर लोकतांत्रिक समाजवाद। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है ना, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है यहाँ पर आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर कि संविधान की सजीवता के लिए इनमें कौन महत्वपूर्ण नहीं है? तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम। ठीक है, राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारा देश का जो संविधान है ना, इसमें संशोधन होते रहता है, कुछ न कुछ ऐड किया जाता है, हर एक बार कुछ न कुछ संशोधन होते रहता है। तो ये जो संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, किस अनुच्छेद में है आपका, किस आर्टिकल में है, आपको बताना है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 में है, 368 में है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये जो संशोधन का जो प्रक्रिया का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में है, आपको याद रखना है, अनुच्छेद 368 यानी कि आर्टिकल 368 में है आपका। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है? किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो मैकियावली को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैकियावली इसका सही हो जाएगा, 26 का सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? देखिए बहुत ही पावरफुल वाला क्वेश्चन है। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरस्तु। अरस्तु जो है वह क्या है? तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक है, यानी कि ऑथर है, यानी कि राइटर है। क्लियर है? आगे बात करें, आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है अब हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1945 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? देखिए वोट तो बहुत सारे लोग देते हैं, तो जो वोट देने का जो संबंध है, जो रिलेशन है, किस स्वतंत्रता से है, किस फ्रीडम से है, आपको बताना होगा। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता है। इसको कौन सा फ्रीडम बोलेंगे? तो पॉलिटिकल फ्रीडम बोलेंगे, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता इसको हम लोग बोलेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है यहाँ पर हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर कि ऐसे समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें न वर्ग होगा न राज्य? ठीक है, तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम लोग बोलेंगे फांसीवादी। क्या बोलेंगे? जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फांसीवादी बोलेंगे। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपके पास कि किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी? ये बुक का नाम है और इनकी जो ऑथर है, जो राइटर है, आपको बताना होगा कौन है। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंग सान सू। आंग सान सू, देखिए एक गजब टाइप का नाम है। ठीक है, जो भी होगा लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, फ्रीडम फ्रॉम फियर। देखिए बहुत ही अच्छा मतलब बुक का नाम सुनने में लग रहा है कि भय से मुक्ति। तो ये जो बुक है, इनकी जो ऑथर है, जो राइटर है, कौन है? आंग सान सू। जो भी होगा आपको तो पढ़ना पड़ेगा आंसर। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि किनके विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता? ये देखिए किनका विचारधारा है, आपको बताना होगा। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूसो। ठीक है, रूसो, इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूसो हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है आपके पास कि प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की? देखिए प्लेटो क्या है? एक राइटर है, एक ऑथर है। इन्होंने एक बुक लिखा है और आपको बताना है कि कौन सा वो बुक है जिसमें न्याय संबंधी जो अवधारणा है उसके बारे में बताया है, यानी कि जो न्याय संबंधी जो कंसेप्ट है ना, उस चीज के बारे में डिस्कस किया है। वो कौन सा बुक है आपको बताना है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द रिपब्लिक। वो बुक का नाम क्या है? द रिपब्लिक नाम है बुक का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या हो जाएगा? स्वतंत्र न्यायपालिका इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्या है यहाँ पे देख लीजिए आप लोग।
35 जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि किसने कहा है कि किसी राज्य की पहचान वहां के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है। देखिए ये जो कथन है ना कि किसी राज्य की पहचान वहां के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है, ये कथन किनका है आपको बताना है। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लास्की। किनका कथन था ये? तो लास्की का ये कथन था। आगे देखिए, और मात्र 5 क्वेश्चन यहाँ पर बचे हुए हैं और ये हमारा मॉडल सेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि इनमें किसने जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित तीनों अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना। देखिए ये जो कथन है ये किनका है आपको बताना है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉन लॉक ने। किन्होंने? तो जॉन लॉक ने। तो 36 का बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है यहाँ पर आपके पास कि अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है। देखिए हम सभी करते हैं, क्या करते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं उनका हम लोग सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये किस प्रकार का अधिकार है आपको बताना है। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नैतिक अधिकार। ये क्या है? एक नैतिक अधिकार है। हमारे ऊपर में क्या होता है, हमारा जो मतलब हम लोग हमेशा करते हैं ना, जो हमसे बड़े होते हैं उनका हम लोग मान सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। ठीक है, बस यही बात है। और ये जो होगा ये कौन सा अधिकार होगा? तो हमारा नैतिक अधिकार है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि एक व्यक्ति एक वोट का सूत्र किसने दिया। देखिए एक व्यक्ति एक वोट डालता है, आप सभी को पता होगा। तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को किन्होंने दिया था? तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंथम। क्या हो जाएगा? बेंथम इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 का ए हो जाएगा। आगे देखिए मात्र 2 क्वेश्चन है, फिर हमारा ये मॉडल सेट खत्म हो जाता है। क्या है कि किस देश में रक्त का नियम, ठीक है, क्या आधार पर नागरिकता मिलती है। देखिए रक्त का नियम है कुछ, ठीक है, और उसी के आधार पर नागरिकता मिलती है। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। फ्रांस में क्या होता है? रक्त का नियम के आधार पर नागरिकता प्राप्त होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कि इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उदारवादी राष्ट्रवाद। क्या हो जाएगा? उदारवादी राष्ट्रवाद इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुल मिलाकर 40 क्वेश्चंस आपको बताया। शायद वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं भी आया होगा, क्योंकि उनके मन में तो यही एक मतलब प्रश्न उठेगा ना कि सर आपने तो ऑफिशियल बताया नहीं है, आप झूठे मूठे जो सो आके पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता था बोलिए सर अच्छा लग रहा है, ये सिस्टम आप कंटिन्यू रखिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप ये तो बोल सकते हैं कि सर ये सब आप छोड़िए और जो चैप्टर वाइज होगा ना आप उसका एमसीक्यू करवा दीजिए। लेकिन मेरा जो एम है, मेरा जो टारगेट है, मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपको चैप्टर वाइज तो मिलेगा ही मिलेगा। चैप्टर वाइज तो कहीं नहीं जाएगा, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप बोलिए ना बोलिए, मुझे तो अपलोड करना ही है। लेकिन ये जो मॉडल पेपर आप देखिए तो क्वेश्चन कैसा है सर, क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए, तब ना आपको पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन एक्चुअल में मतलब एग्जाम में बनते हैं। तो जैसा भी होगा आप अपना फीडबैक मतलब भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।